अच्छा, हमारे पास फोर्थ चैप्टर है थ्रेड का। थ्रेड जो है हम लोगों ने पहले भी देखा था कि थ्रेड होता क्या है। थ्रेड जो है ये एक यूनिट ऑफ वर्किंग है, एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है जो भी सीपीयू परफॉर्म करता है। ठीक है, अब लास्ट में सिर्फ हमने इसका इंट्रो देखा था। अब हमने ये देखना है इस चैप्टर के अंदर कि अगर एक सिंगल थ्रेड है तो एट अ टाइम एक ही वर्किंग परफॉर्म हो रही है सीपीयू से, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करने हैं ताकि हमारा सीपीयू जो है एक टाइम पे मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ओवरऑल आइडिया जो है इस चैप्टर का वो ये है कि हमने यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग करनी है। मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशंस आर मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, काफ़ी सारी जो आजकल की एप्लीकेशन है वो क्या मल्टी थ्रेडेड है। मल्टीपल थ्रेड्स उनके अंदर काम कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क जो है वो एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रही होती हैं। थ्रेड्स रन विद इन एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन के अंदर थ्रेड्स जो हैं वो रन हो रहे होते हैं। मीन्स थ्रेड ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल जो है थ्रेड क्रिएट करते हैं, और वो एक प्रोसेस जो है वही खुद के टास्क को मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर लेता है और जल्दी से उसके सारे टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल टास्क विद द एप्लीकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ सेपरेट थ्रेड। ठीक है, मल्टीपल टास्क आपने करने हैं एप्लीकेशन के, तो हर एक जो टास्क है उसके लिए एक सिंगल थ्रेड जो है होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे उतना जो है फास्टली काम हो जाएगा, क्योंकि एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रेड्स जो है वो भी क्रिएट नहीं कर सकते, इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। अच्छा, अब अगर हमने एक तरफ अपडेट करना डिस्प्ले इंटरफेस पे कोई डाटा दिखाना है, एक तरफ कुछ डाटा फेच करना है। ठीक है, डाटाबेस से कोई डाटा फेच हो रहा है, कोई डिस्प्ले हो रहा है, कहीं पे जो है स्पेल चेकिंग हो रही है, आप कुछ टाइप कर रहे हैं साथ में स्पेलिंग चेकिंग भी हो रही है, कहीं पे आपने कोई क्यूरी की हुई है तो उसका रिस्पॉन्स भी आपको दिया जा रहा है। तो ये सारे काम के एक टाइम पे 4-5 काम हो रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाते कंप्यूटर के, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो रन हो रहे होते हैं, जो मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं, उन्हीं की वजह से हमारे पास जो है ये मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्रिएशन इज अ हैवी वेट वाइल थ्रेड क्रिएशन इज अ लाइट वेट। ठीक है, अब थ्रेड और प्रोसेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो प्रोसेस है ना, ये हमारे पास हैवी वेट है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज, सारा स्टोरेज, सारा डाटा स्ट्रक्चर, सब चीज़ें जो है सेपरेटली चाहिए होती हैं। जबकि थ्रेड्स जो हैं वो एक प्रोसेस के अंदर क्रिएट होते हैं, तो उस प्रोसेस के कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो सारे थ्रेड शेयर कर लेते हैं और कुछ जो है वो सेपरेटली रिक्वायर करते हैं। लेकिन थ्रेड जो है वो लाइट वेट होते हैं और प्रोसेस जो है वो हैवी वेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज अलग से सेपरेटली मांगते हैं प्रोसेस, उनको क्रिएट करना थोड़ा हैवी होता है, एक्सपेंसिव होता है, जबकि थ्रेड जो है वो लाइट वेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई हुई है मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर की। एक कोई हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर दी है सर्वर के पास, सर्वर ने क्या किया है, अब सर्वर के पास अगर तो एक ही कोई रिक्वेस्ट है तो वो सर्व उसको फुलफिल कर देगा, लेकिन अगर मल्टीपल आ रही हैं फिर वो क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू थ्रेड टू सर्विस द रिक्वेस्ट। जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उस हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड क्रिएट करेगा और वो रिक्वेस्ट उस थ्रेड को दे देगा, और थ्रेड उसकी जो भी क्यूरी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करेगा और एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, रिज्यूम लिसनिंग फॉर एडिशनल क्लाइंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे ये है कि वो रिज्यूम कर रहा है लिसनिंग ऑल रिक्वेस्ट, जितनी भी उसके पास आ रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि ले नहीं रहा। ठीक है, उन सारी की सारी रिक्वेस्ट को लेता जा रहा है और उनके अकॉर्डिंग जो है थ्रेड क्रिएट करके आगे काम करवाता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो है कुछ बेनिफिट्स भी हैं इन थ्रेड क्रिएट करने के। हमने कहा हम थ्रेड मल्टीपल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, पहला है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर हम क्या कहते हैं कि ये हमें क्विकली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन से हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं। मे अलाउ continued execution if part of process is blocked, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर इंटरफेस। ठीक है, वो कहते हैं कि ये हमें क्विकली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं अगर हमारे प्रोसेस का एक पार्ट जो है वो ब्लॉक हो गया है, लेकिन बाकी जो है वो रनिंग फॉर्म में, वो हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, वैसे प्रोसेस तो ये होता है ना कि प्रोसेस जो है ब्लॉक हो गया तो कोई काम भी आगे नहीं हो रहा, लेकिन थ्रेड में क्या है,
कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड है, अगर एक थ्रेड जो है ब्लॉक हो गया कुछ पार्ट, तो बाकी जो है वो वर्किंग फॉर्म में है। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग। थ्रेड शेयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेस। अब जो थ्रेड है वो अपने प्रोसेस के रिसोर्सेज को शेयर कर लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोसेस के अंदर थ्रेड क्रिएट होते हैं, तो वो थ्रेड जो है रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं आपस में। इजियर देन द शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। जबकि प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसेसेस जो कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज पासिंग या शेयर मेमोरी का लेते हैं सहारा, तो वो मुश्किल होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, हैवी प्रोसेस है। जबकि थ्रेड जो है वो ईजी है, ठीक है, लाइट वेट है, और वो प्रोसेस के जितने रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट है थ्रेड के? चीपर देन प्रोसेस क्रिएशन, थ्रेड स्विचिंग, लोअर ओवरहेड देन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब जो इकोनॉमी वो हमारी किस तरह से सेव कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस होते थे वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान जाने के लिए, स्विच करने के लिए जो है ज़्यादा टाइम लेते थे, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते थे। जबकि जो थ्रेड है ये लाइट वेट है, इस वजह से ये एक से दूसरे थ्रेड के दरमियान इजीली जो है वो स्विच कर लेते हैं, जिससे हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी सेव हो जाता है, ठीक है, और रिसोर्सेज जो है वो भी सेव हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी, प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी क्या है कि हम अपने सिस्टम के अंदर जितने मर्जी जितने मर्जी नहीं कि थ्रेड्स वगैरह जो है उनको ऐड कर सकते हैं, उनको ज़्यादा क्रिएट करके, और उससे जो है वो अपना सिस्टम स्केलेबल कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उससे क्या है, हम जितने थ्रेड क्रिएट करेंगे उतने मल्टीपल टास्क जो एट द सेम टाइम परफॉर्म होने लग जाएंगे। अच्छा, मल्टी कोर प्रोग्रामिंग। अब मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर एक ही टर्म है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक चिप के ऊपर आपके पास मल्टीपल कोर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं। मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पुटिंग प्रेशर ऑन द प्रोग्रामर। अच्छा, अब मल्टी कोर प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या है कि जो आपका प्रोग्रामर है ना उसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस है कि सारे कोर सारी प्रोसेसिंग उसको हैंडल करना, उसकी वर्किंग परफॉर्म करवाना, उसको मैनेज करना। तो जो बनाने वाला है, जो प्रोग्रामर है, ये सारा मुश्किल काम तो उसी के लिए ही होता है, हम तो बने बनाए को सिर्फ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, कौन कौन से टास्क उसको करने पड़ते हैं, कि अगर टास्क आ गया तो उसको उसको डिवाइड करना एक्टिविटीज में, उनके दरमियान बैलेंस रखना, डाटा को स्प्लिट करना, ठीक है। डाटा ऐसा भी नहीं है कि जो सा मर्जी उठा के जहाँ पे मर्जी दे दिया, डाटा को भी इस तरह से स्प्लिट करके देना है थ्रेड्स को कि एक एक जो पूरा मॉड्यूल है वर्किंग का वो एक थ्रेड के पास है, ठीक है। ये ना आधा आधा आपने इधर उधर करके काट के दे दिया और वो एट द एंड कंबाइन करते समझ ही ना आए क्या काम किया है। डाटा डिपेंडेंसी, फिर जो है आपने डाटा डिपेंडेंसी देखनी है। डाटा डिपेंडेंसी मतलब कि ये देखना है कि जो डाटा इंडिपेंडेंट है ना उसको आपने डिवाइड करना है। अगर कोई एक डाटा किसी दूसरे डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके रिजल्ट के ऊपर, तो फिर आपने उसको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये होगा कि वो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे पार्ट के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकेगी क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो डाटा की डिपेंडेंसी को देख के उसको डिवाइड करना है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है, उसके साथ साथ फिर टेस्टिंग और डिबगिंग करना है। अच्छा, अब मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के अंदर दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है पैरेललिज्म और एक है कंकरेंसी। अच्छा, दो टर्म्स यहाँ पे यूज हुई है, पैरेललिज्म और कंकरेंसी। हम अक्सर बोल जाते हैं ये पैरेलल है, ये कंकरेंट है, लेकिन असल में इसका मीनिंग हमें नहीं पता होता। पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म implies a system can perform more than one task simultaneously। एक्चुअल में जो हम कहते हैं ना मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, तो एक्चुअल जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो होता है पैरेललिज्म, ठीक है। जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज आपके प्रोसेसेस एक्चुअल में पैरेलल चल रहे होते हैं, ठीक है। मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। हम कनकरेंसी भी इसी में ही लेते हैं, कनकरेंट वर्किंग हो रही है मतलब एक टाइम पे मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंकरेंसी सपोर्ट मोर देन वन टास्क मेकिंग प्रोग्रेस। ये एक से ज्यादा टास्क को सपोर्ट तो करती है उनकी प्रोग्रेस के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इनके दरमियान स्विचिंग हो रही होती है, ठीक है। प्रोसेसर जो है एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इनके दरमियान
फास्ट स्विचिंग हो रही होती है, जिसे हमें लग रहा होता है कि ये जो है सारे एक टाइम पे चल रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर या कोर स्केड्यूलर प्रोवाइडिंग करेंसी स्विचिंग। ठीक है, वो इसी का ही लिखा हुआ है कि एक सिंगल प्रोसेसर होता है जो एक्चुअल में एट अ टाइम एक काम को ही चला रहा होता है। ठीक है, लेकिन उनके दरमियान क्या स्विचिंग हो रही होती है, बड़ा फास्टली हमें लग रहा होता है कि ये चल रही है, लेकिन एक ही चल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा उसी को ही है, पैरेललिज्म और कनकरेंसी जो पड़ी है उसी को ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया गया है। कनकरेंट क्या है? कनकरेंसी के अंदर एक सिंगल ही कोर है। ठीक है, ये एक सिंगल ही आपके पास प्रोसेसर है और उसके ऊपर कभी T1 चलता है, कभी T2, T3, T4, फिर T1, 2, 3, 4। ठीक है, तो सबको जितना जितना टाइम असाइन है वो अपने अपने टाइम पे आके एग्जीक्यूट होते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बारी आ जाती है। पैरेललिज्म में क्या है कि एक्चुअल में मल्टीपल कोर है आपके, ये अलग कोर है, ये अलग कोर है, इधर और अलग कोर होंगे। ठीक है, और वो अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज जो है वो अपनी परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है कनकरेंसी और पैरालिज्म के अंदर, तो ये याद रखना है, एक्चुअल में जो पैरालिज्म है ना, वो ही आपकी जो है मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर रही है। कनकरेंट के अंदर जो है वो एक होता है। अच्छा, आगे है हमारे पास सिंगल और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस। यहाँ पे शो किया हुआ है, ये क्या आपका एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस है कि जहाँ पे एक सिंगल थ्रेड जो है थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन काम कर रहा है। अब ये सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब एक प्रोसेस काम कर रहा है जिसके अंदर कोड, डाटा, फाइल्स, रजिस्टर, स्टैक, ये सारी चीजें हैं। जब हमने क्या किया, इसको मल्टी थ्रेड कर दिया सिस्टम को, कि जो एक काम परफॉर्म हो रहा था उतने टाइम पे हमारे पास 3 टास्क जो है वो परफॉर्म होने लग जाए। तो आप ये देखें कि हर एक जो थ्रेड है इसका रजिस्टर और स्टैक अपना होगा। ठीक है, हर एक थ्रेड का जो है अपना अपना क्या होता है डाटा, एक रजिस्टर सेट होते हैं और एक स्टैक होता है। ठीक है, लेकिन जो कोड, डाटा और फाइल्स हैं ये तीनों आपस में शेयर हो रही हैं जितने मर्जी थ्रेड आप क्रिएट कर लें। ठीक है, तो एक प्रोसेस था जब एक ही थ्रेड था, एक ही काम हो रहा था, तो क्या ये सारी चीजें अलग से ले रहा था, कोई और प्रोसेस क्रिएट करे वो सारी चीजें अलग से ले रहा था। अब ये क्या थ्रेड एक ही प्रोसेस के अंदर हमने थ्रेड क्रिएट की है, तो इस वजह से कुछ चीजें तो इन्होंने अपनी ली रजिस्टर और स्टैक, लेकिन जो कोड, डाटा और फाइल्स थे उनको शेयर कर लिया। इस वजह से ये थ्रेड जो है हमारे पास ये लाइट वेट होते हैं और प्रोसेस जो है ये हैवी वेट होते हैं। ठीक है, अब क्लियर है थ्रेड और प्रोसेस? यस मैम। अच्छा, आगे है हमारे पास दो तरह के थ्रेड होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड होते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स, यूजर लेवल होता है और कर्नल लेवल होता है। अब यूजर लेवल थ्रेड कौन से होते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड कौन से होते हैं? यूजर थ्रेड मैनेजमेंट डन बाय द यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी। अब जो यूजर लेवल थ्रेड होते हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए भी यूजर लेवल लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, उनको कर्नल लेवल जो है वो मैनेज नहीं करता, यूजर थ्रेड को यूजर लेवल लाइब्रेरीज वही मैनेज करती है। ठीक है, अब यूजर लेवल जो थ्रेड है उनके पास, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं पॉक्सिस थ्रेड, पी थ्रेड, ठीक है, विंडो थ्रेड आ जाते हैं और जावा थ्रेड आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कर्नल थ्रेड आ जाते हैं। कर्नल थ्रेड्स वो होते हैं जिनको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कर्नल सपोर्ट करता है, आपका कर्नल उनको मैनेज करता है। ठीक है, उनके अंदर कौन से आ जाते हैं? आपकी विंडोज के आ जाते हैं, सोलारिस, लाइनिक्स, मैक, यूनिक्स वगैरह। ठीक है, ये सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं इनके अंदर जो कर्नल है वो हमारे कर्नल लेवल थ्रेड है। ठीक है, और ये तीन जो हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड है। अच्छा, अब है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, कि हम कहते हैं हम मल्टी थ्रेडिड कर लेते हैं अपने सिस्टम को। उसके लिए कुछ मॉडल है 3-4, उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सॉरी, एक है मॉडल मैनी टू वन, एक है वन टू वन और एक है मैनी टू मैनी। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है मैनी टू वन। मैनी टू वन का क्या मतलब है कि आपके मैनी थ्रेड जो है वो यूजर लेवल है। ठीक है, ये यूजर लेवल थ्रेड है आपके मैनी, और एक जो है वो कर्नल लेवल है। ठीक है, ये चार जो ऊपर है ये यूजर लेवल है, मैनी टू वन, और ये जो एक वन है ये आपका कर्नल लेवल थ्रेड है। ठीक है, तो many user level threads map to a single kernel thread। ठीक है, ये भी एक मैपिंग का स्टाइल है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं कर्नल यूजर लेवल
उनको हम मैप कर देते हैं एक ही कर्नल लेवल थ्रेड पे। वन थ्रेड ब्लॉकिंग कॉज ऑल टू ब्लॉक, ठीक है, कि अगर इनमें से एक थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाए तो आपका सारा सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। एक यूजर लेवल थ्रेड है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आया तो उसकी वजह से क्या है, आपका पूरा सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक। Multiple thread may not run in parallel on a multi-core system because only one may be in a kernel at a time। कि यहाँ पे आप बेशक मल्टी कोर ही रख लें लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसके लिए मॉडल इस तरह का डिजाइन नहीं करेंगे कि मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम पे परफॉर्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक के साथ ही सारे लिंक किए हुए हैं, एक ब्लॉक है तो सारे ब्लॉक है, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, चाहे एक ही है चाहे इसके साथ अलग से आप जितने मर्जी कोर रख दें। उनमें अब कौन कौन से मॉडल आ जाते हैं मैनी टू वन के अंदर, सोलैरिस ग्रीन जो है और GNU, ये दोनों सिस्टम जो है मैनी टू वन मॉडल अभी भी यूज करते हैं, ठीक है, थ्रेड के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है वन टू वन। वन टू वन के अंदर क्या है, हर एक यूजर लेवल थ्रेड को हर एक यूजर लेवल थ्रेड को एक कर्नल लेवल थ्रेड जो है दिया जाएगा, ठीक है। वन टू वन, एक यूजर लेवल को एक कर्नल लेवल। हर यूजर लेवल थ्रेड जब क्रिएट होगा तो उसके लिए कर्नल लेवल थ्रेड भी करना पड़ेगा। एक यूजर लेवल थ्रेड मैप्स टू अ कर्नल थ्रेड, क्रिएटिंग अ यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट अ कर्नल थ्रेड, ठीक है। वही बात जो मैंने बोली है कि हर यूजर लेवल थ्रेड के लिए क्रिएट करना पड़ेगा कर्नल लेवल। मोर कंकरेंसी देन मैनी टू वन, कैसे कि मैनी टू वन जो मॉडल पीछे हमने पढ़ा उससे ज्यादा कंकरेंसी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि किसी एक के ब्लॉक होने से दूसरे वाला ब्लॉक नहीं हो रहा, ठीक है, हर कोई अपना अपना लेके चल रहा है। नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस सम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द ओवरहेड, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा मॉडल है कि हम जितने मर्जी क्रिएट करते रहे, ये भी एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है और ओवरहेड जो एक्स्ट्रा का बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, तो ये विंडो लाइनिक्स और स्लैरिस के अंदर जो है ये यूज हो रहे हैं वन टू वन। आगे नेक्स्ट है हमारे पास मैनी टू मैनी मॉडल। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास मैनी टू मैनी मॉडल। मैनी टू मैनी मॉडल के अंदर क्या है कि मल्टीपल हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड है और मल्टीपल ही हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड है, लेकिन इक्वल नहीं है कि अगर 4 हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड है तो 4 ही हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से नहीं है, लेकिन मल्टीपल है, मतलब मोर देन 2 थ्रेड है, चाहे वो कर्नल लेवल है चाहे वो यूजर लेवल है, और उनको आपस में बाइंड कर दिया, ठीक है। अब इस मॉडल में क्या है, allow many users level thread to be mapped to a many kernel level thread, ठीक है, वो मैप हो गए। allow the operating system to create a sufficient number of kernel threads, ठीक है। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल लेवल थ्रेड भी एक सुफिशिएंट अमाउंट में क्रिएट तो करता है, लेकिन वो इतने नहीं होते कि हर यूजर लेवल के लिए सेपरेटली हो जैसे पीछे था, ठीक है। तो मतलब उसका ड्रॉबैक ये था कि उसके लिए हर एक के लिए क्रिएट करना पड़ता था, यहाँ पे हर एक के लिए क्रिएट नहीं करना पड़ता। मतलब अगर 10 जो है यूजर लेवल है तो उसके लिए 6-7 आप कर्नल लेवल कर सकते हैं। उससे क्या, एक तो वन टू वन के अंदर जो था कि हर एक के लिए करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा, और मैनी टू वन के अंदर ये था कि एक ब्लॉक होता था तो सारा ब्लॉक हो जाता था। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा कि अगर एक ब्लॉक होगा तो सारा ब्लॉक हो जाएगा। अगर एक ब्लॉक होगा तो बाकी सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। तो हर मॉडल के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। और सोलारिस जो है वो और विंडोज जो है अक्सर ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, मैनी टू मैनी। और अब तो ये मल्टीपल भी यूज होने लग गए मॉडल्स, एक से ज्यादा यूज हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है टू लेवल मॉडल है हमारे पास। टू लेवल मॉडल के अंदर क्या है कि सारे मॉडल्स की जो बुराइयां थी उनको देखते हुए इन्होंने क्या किया कि मैनी टू मैनी जो मॉडल था, मैनी टू मैनी उसको भी ले लिया, और वन टू वन था दोनों को साथ में रख लिया, ठीक है, दोनों को जो है रख लिया। अब इसमें क्या होगा कि जहाँ पे एक का काम इम्पोर्टेंट होगा वो लाजमी चलना होगा उसको रख लेंगे अलग से, और दूसरों को यहाँ पे चला लेंगे, ठीक है। मतलब वो फिर एक के ब्लॉक होने से बाकी ब्लॉक भी नहीं होगा, और जो अलग से काम होगा सेपरेट करने वाला वो सेपरेट से होता रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये मॉडल्स है बनाने के लिए, तो इन्होंने एक मॉडल बना दिया जिसके अंदर दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड सा बना दिया, वन टू वन और मैनी टू मैनी दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब ये कुछ सिस्टम है जो कि ये वाला मॉडल यूज करते हैं, टू लेवल मॉडल यूज करते हैं, ठीक है।